नमस्कार। तो चलिए आज आरआरसी परीक्षा में पूछे गए साइंस के कुछ सवालों को उठाते हैं और उनके पीछे छिपे बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर वो जवाब सही है तो क्यों है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम फिजिक्स के फोर्सेस से शुरू करेंगे, फिर केमिस्ट्री में होने वाले बदलावों को समझेंगे और आखिर में बायोलॉजी के रहस्यों में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ बहुत ही सिंपल नियम इन मुश्किल दिखने वाले सवालों को आसान बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ इन सवालों के जवाब रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे के क्यों को पकड़ना है। क्योंकि जब आप क्यों समझ जाते हैं, तभी किसी सब्जेक्ट पर असली पकड़ बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की, यानी उस विज्ञान की जो हमें बताता है कि हमारे आसपास की दुनिया को चलाने वाली असली ताकतें कौन सी हैं। चलिए इस पहले सवाल को देखते हैं। सिचुएशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। सवाल बस इतना सा है कि उस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, दाईं ओर, बाईं ओर या अंदर की तरफ। इस सवाल का जवाब छिपा है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नियम तीन चीजों को जोड़ता है: मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। अगर हम अपनी पहली उंगली को फील्ड की डायरेक्शन में रखें और बीच वाली उंगली को करंट की डायरेक्शन में, तो हमारा अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। पर यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये नियम ट्रेडिशनल करंट की दिशा पर काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की उल्टी दिशा होती है। इसलिए जब हम इस नियम को लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि फोर्स पेज के बाहर की तरफ लगेगा। फिजिक्स में ही एक और बहुत जरूरी टॉपिक है ऑप्टिक्स, यानी रोशनी और देखने का विज्ञान। मिरर और लेंस से जुड़े सवाल तो लगभग हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी से जुड़ा एक सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि जब किसी चीज को एक कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है, तो जो इमेज बनती है वो कैसी होती है। इसे समझने के लिए हमें कॉन्केव मिरर के इमेज बनाने के रूल्स याद करने होंगे, और ये एक बहुत ही स्पेशल केस है। नियम कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखा हो, तो उसकी इमेज भी ठीक सी पर ही बनती है। और ये इमेज असली होती है, उल्टी होती है और ऑब्जेक्ट के बराबर साइज की होती है। ये कॉन्केव मिरर का एक क्लासिक केस है, जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, कॉन्केव मिरर से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण की। सवाल यह है कि एक कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज हमेशा कैसी होती है। और देखिए, ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। कॉन्केव मिरर अलग अलग तरह की इमेज बना सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का नियम बहुत सिंपल है। वो हमेशा वर्चुअल यानी आभासी, सीधी और ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज ही बनाएंगे। इसी वजह से तो गाड़ियों के साइड व्यू मिरर में इनका इस्तेमाल होता है। तो चलिए फिजिक्स से अब केमिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं, जहां हम चीजों के गुणों और उनमें होने वाले बदलावों को समझेंगे। यहां एक बड़ा ही मजेदार सवाल है। मान लीजिए एक साइंटिस्ट ने 4 अलग अलग सॉल्यूशंस तैयार किए, P, Q, R और S, और उनका pH वैल्यू नापा। सवाल यह है कि इन सॉल्यूशंस के नेचर के बारे में कौन सी बात सही है। इस स्लाइड पर हम उन चारों सॉल्यूशंस की pH वैल्यू देख सकते हैं। P की वैल्यू है 3, Q की है 7, R की 9 और S की 13। पर इन नंबरों का मतलब क्या है? इस डेटा को समझने की चाबी है pH स्केल। ये बहुत आसान है। अगर pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, यानी अम्लीय। अगर pH ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, जैसे कि साफ पानी। और अगर pH 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक या एल्कलाइन है, मतलब क्षारीय। तो इस नियम के हिसाब से P एसिडिक हुआ, Q न्यूट्रल हुआ और R और S दोनों बेसिक हुए। केमिस्ट्री का एक और बड़ा टॉपिक है धातुओं की रिएक्टिविटी। ये सवाल पूछ रहा है कि अगर लोहे के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा। इसका जवाब मिलता है रिएक्टिविटी सीरीज से। ये सीरीज मेटल्स को उनकी रिएक्ट करने की पावर के हिसाब से लाइन में लगाती है। इस सीरीज में लोहा कॉपर से ऊपर आता है, जिसका मतलब है कि वो ज्यादा रिएक्टिव है। और नियम यह है कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल देता है। तो लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन यानी बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जीवन को बनाने वाली चीजों के बारे में जानेंगे। यहां देखिए, 2 अलग अलग सवाल हैं, लेकिन उनका टॉपिक एक ही है: हमारे शरीर के टिश्यूज।
एक सवाल पूछ रहा है कि शरीर में मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार है, और दूसरा पूछ रहा है कि हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग किस टिश्यू से बनी है। तो इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? बिल्कुल सिंपल है। मसल टिश्यू यानी पेशी ऊतक का एक ही काम है, सिकुड़ना और मूवमेंट पैदा करना, जबकि एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। ये हमारे शरीर की बाहरी और अंदरूनी सतहों को कवर करता है, जैसे हमारी स्किन और हमारे मुंह के अंदर की परत। बायोलॉजी का हमारा अगला सवाल हार्मोन से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्लैंड यानी ग्रंथि से निकलता है? इसका जवाब है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। यह हमारे ब्रेन के बेस पर एक मटर के दाने जितनी छोटी सी ग्लैंड है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की कई दूसरी हार्मोन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, और हाँ, यही ग्रोथ के लिए ज़रूरी ग्रोथ हार्मोन भी बनाती है। तो हमने कुछ सवाल तो सॉल्व कर लिए, पर इससे भी ज़रूरी बात यह है कि हमारे पास अब एक पावरफुल साइंटिफिक टूल किट तैयार हो गई है। तो इस टूल किट में क्या क्या है, एक क्विक रिकैप करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मिरर की इमेज बनाने के नियम, पीएच स्केल, रिएक्टिविटी सीरीज और अलग अलग टिश्यूज के काम। याद रखिए, ये सिर्फ एग्जाम के जवाब नहीं है, ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए। अब जब हम इन साइंटिफिक रूल्स के पीछे का क्यों समझ गए हैं, तो क्या ये सोचना मजेदार नहीं होगा कि यही सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी और हमारी दुनिया को कैसे आकार देते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।